गाइस, ऑनलाइन बच्चों प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। तो कल रिजल्ट आया। आज हमारे बीच में एक टॉपर है, ठीक है। बाकी लोग विद टाइम आते ही रहेंगे ऑब्वियसली। सो वी हैव अमंग अस सूरज पटेल, रैंक 673, ठीक है। एंड द बिगेस्ट इज दैट इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड जब आप सुनेंगे सर की स्टोरी तो यू विल गेट टू नो कि यार, if he has been in a streamlined preparation, he would have got into top 10. That's my prediction also. Okay. So try to get the most out of the way he has shared his experience with us. I was actually amazed. I'm optimistic that you will be having the similar experience. And strategy जब आप सुनते हैं तो it's not a monologue, कोई भाषण नहीं चल रहा। कीप आस्किंग योर डाउट्स, क्या क्या गलतियां हैं। ऑब्वियसली रैंक इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो क्या चीजें आप और आगे करेंगे जिससे इंप्रूव हो जाए रैंक। यस सर। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू आस्क, ठीक है। एंड कीप मेकिंग नोट्स, ओके। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, ऑनलाइन बच्चों को गुड मॉर्निंग सर। ये कैमरे तो ऑन कर लो मॉर्निंग यार। सर। सर पहुंच चुके हैं। मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून वेरी सर। गुड मॉर्निंग, दैट्स द स्पिरिट, गुड मॉर्निंग सर। दैट्स इट, गुड मॉर्निंग। है ना, शॉर्ट नोटिस पे आपको बुला लिया जबरदस्ती, बट लॉट टू लर्न फ्रॉम सूरज इट इज। मतलब मैंने ऐसी स्ट्रेटजी आई हैव नेवर सीन, सो दैट्स व्हाई आई थॉट, एंड जस्ट बिकॉज ही वाज नियर बाय ओनली, तो मैंने कहा भैया आ जाओ। वेरी यूनिक केस आपको बताएंगे। ही वाज बिजी with the UP PCS prelims up to 11th of July. I mean, we hardly had 40 days to prepare mains. और फिर उसके बाद जो है द स्ट्रेटजी दैट इज देयर, आई हैव बीन टेलिंग यू कि भैया पहले मेंस तैयार करो, देन थिंक अबाउट प्रीलिम्स। दैट इज व्हाट पेड, है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक वे है, एंड I should be thankful to you people also and to him also, कि इतने short notice पे, within an hour notice he is here. Others will also be following it, but सबकी strategy सुन के then evolve your own strategy. ध्यान रखना ये है कि whatever mistakes were committed by others, those mistakes you don't have to repeat for yourself. अच्छे पॉइंट्स लो चाहे ना लो, लेकिन बुरे पॉइंट्स रिजेक्ट करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और फॉर्मेलिटीज जो हैं वो दैट वील डू इन बिटवीन, बिकॉज इट वाज ए शॉर्ट नोटिस एंड इवन वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मैं ये चाहूंगा कि पहले सर जो है अपनी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करें, एंड इन बिटवीन वील बी डिस्कसिंग, विल बी हैविंग दोस द वे वी वेलकम आवर। अब तो गेस्ट हो गया। नहीं सर, आपके स्टूडेंट ही रहेंगे। तो क्या हो गया, स्टूडेंट गेस्ट नहीं होते। जी सर। बट a lot to learn from him, ठीक है। तो सर खड़े होके या बैठ के, जैसे आपके सर। नहीं इट्स योर चॉइस सर जैसे लिखने जैसा तो कुछ है नहीं, तो बात ही ऐसे- करनी है। हाँ। जी एक्चुअली मेरा रैंक आया है 673 और अभी मार्कशीट आई नहीं है, तो उस हिसाब से अभी बहुत चीज़ें क्लियर है नहीं। बट अगर लिस्ट में नाम आया है तो जाहिर सी बात है ऑप्शनल में 230 240 प्लस होगा। और ऑप्शनल की बात की जाए तो एंथ्रो मैंने सर से ही किया था, अगस्त 2023 का मेरा बैच था यहाँ पे। और मैंने ऑनलाइन पहले ज्वाइन किया, बाद में मैं यहाँ पे आके रिपीट में लेक्चर्स जो यहाँ रिकॉर्डेड होते हैं वो मैं देखता था। और लास्ट ईयर जब प्रीलिम्स मेरा निकला तो उस टाइम मेरा यूपी का भी रिटर्न था, चल रहा था वो जुलाई तक। मैंने जुलाई स्टार्टिंग 3-4 जुलाई तक
मेरा यूपी का प्रीलिम रिटर्न हुआ, उसके बाद मैं जब फ्री हुआ तो यहाँ पे मैं आया। सर का TND वाला सेशन होता है, डेली बेसिस पे टेस्ट होते थे, डिस्कशन होते थे, तो वो मैंने मतलब ज्वाइन किया। तो उससे ये हुआ कि कौन से टॉपिक करंट में आ रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, और रीसेंट वैल्यू एडिशन, वहां से फायदा मिला। अब और बाकी सर के जो सोशियो कल्चरल वाले लेक्चर्स हैं, ट्राइबल्स के लेक्चर्स हैं, तो वहां पे सर बीच बीच में कुछ कुछ इंसाइट, एग्जाम्पल, कहानी, अपना एक्सपीरियंस डालते रहते हैं। तो वो चीजें जब आप पेपर लिख रहे होते हो तो आपके दिमाग में गूंजती हैं। अब जैसे सर बोलते रहते हैं, ट्राइबल्स आर ऑप्टिमाइजर नॉट मैक्सिमाइजर, या फिर मनी टू द वेस्ट किनशिप टू द रेस्ट, ऐसे करके। तो ये चीजें पुरुम किनशिप आई तो मेरा इंट्रो वहीं से शुरू हो गया, सीधे एक लाइन डाला, उसके बाद फिर पुरुम किनशिप क्या है क्या नहीं वो चीजें डाल दी। तो ये एक हेल्प मिलता है कि मैंने रिपीटेड सबके लेक्चर्स देखे, तो आपका एक आइडियोलॉजी डेवलप होता है। तो क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आप उसको थोड़ा अच्छे तरीके से एक मतलब कनेक्शन डेवलप करके आप टैकल कर सकते हो। GS1 में भी एक क्वेश्चन आया था कि ट्राइबल्स जो आज के टाइम पे रिसीविंग एंड पे चल रहे हैं। तो अब मैंने ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम वगैरह डाला, फिर ट्राइबल्स के हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, उनका पार्टिसिपेशन क्या है, बजट का डेटा जो डिक्रीज होता जा रहा है। सर की एक किताब आई थी, तो मैंने मेंस को प्री क्वालिफाई होने के बाद वो किताब लेके गया। तो हेल्थ के डेटा हो गए, बजट में क्या चल रहा है उनको लेके, एजुकेशन में क्या उनकी स्टैटिस्टिक्स हैं, तो वो चीजें मैंने याद कर ली, एक फर्रा बना लिया कि ये 15-20 पॉइंट मुझे याद करने हैं। क्वेश्चंस आएंगे तो आर्ग्यूमेंट को सस्टेंशिएट करने में फायदा मिलता है। फिर एक अच्छा इंसिडेंस हुआ था, एक मैंने मॉक दे रखा था, ऐसे ही इंटरव्यू चल रहा था हम लोग का। तो वहां पे उन्होंने पूछा कि आपके फेवरेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है। अब मैं सोच रहा हूँ कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम बोलूं, क्या बोलूं। सर का नाम मुझे याद आया, तो उन लोगों ने पूछा कि हाँ उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सर ने कहानी बता रखी है कि ये जो उत्तराखंड की ट्राइब है उनसे सर ने अपना एथनोग्राफी की स्टडी की है। तो मैंने वो पूरी कहानी बताई। तो बाद में जब मुझे फीडबैक मिला तो उसमें ये था कि आपने मतलब रियलिस्टिक रहे, कि ये नहीं कि एक कोई हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताया, हाई फाई नाम बताया, एक ग्राउंडेड मतलब आप जिसके कांटेक्ट में उनका नाम आपने बताया। तो रेगुलर मतलब कांटेक्ट में जब मैं बना रहा सर से थ्रू लेक्चर्स, आके बाद में मिलता भी था कि सर अभी ये कंडीशन है, ये प्रोग्रेस है, आगे मुझे क्या करना है। तो सर गाइड करते रहते थे। तो वो जैसे मतलब आप किसी एक गाइडेंस के अंडर में आप काम कर रहे होते हो, तो आपके पास सही में एक ग्राउंडेड आप रहते हो, आपके जो बिहेवियर है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आप जो वहां पे इंटरव्यू में बोल रहे हो, तो एक रियलिटी आती है कि हाँ आप प्रैक्टिकल बंदे हो, आर्टिफिशियल चीजें नहीं आएंगी। तो वो चीजें मुझे सबसे बड़ा हेल्पफुल रहा। और बाकी रेगुलर क्लासेस करने से ट्राइबल्स को पहले मैं मतलब मानता था जैसे एक पूरे समाज का एक आइडियोलॉजी होता है, ट्राइबल्स बहुत पिछड़े लोग हैं, ऐसा वैसा, कि हाँ वो अलग से ही हैं। लेकिन बस सर के कांटेक्ट में आने के बाद जो ट्राइबल्स हैं वो सही में इंसान ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, इवन हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। किसी भी मामले में मान लिया जाए, बिना टेक्नोलॉजी के वो ज्यादा ऑप्टिमाइज करके जंगलों में रह लेते हैं। तो ये एक आइडियोलॉजी जो डेवलप हुई, ये मेरा एसए में भी काम आया, पेपर 1 में भी काम आया, सोसाइटी में भी काम आया, एंथ्रो में तो काम आया ही। तो अब जो एक क्वेश्चन आया था एसए में, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ और जो लग्जरी है आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। तो मैंने वो ट्रोब्रियंड आइलैंडर्स वाली कहानी लिखी वहां पे, कि हाँ वो लोग आराम से रहते थे, हमें लगता है कि उनका ये जो जर्नी होता है, कुलारिंग सेरेमनी वगैरह, ये बेकार है, ये बेवकूफ है, बस घूम रहे हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड। लेकिन वो अपनी किनशिप मेंटेन कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी चल रही है। तो वो थोड़ा सा मैंने वहां से को रिलेट किया। तो ये सब कहानियां अगर आप सुने हुए हो, किसी से आपने एक्सप्लेनेशन सुना है, तो वो कोरिलेट होता है, आप किसी भी टॉपिक में उसको डाल सकते हो। तो इस तरीके से सर के कांटेक्ट में बने रहने से जो यूनिक कहानियां हैं, सर अपने आप में एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो वो एक आपको ग्राउंडेड इंसाइट्स मिलते हैं। तो वो मैंने यूज किया। तो हो सकता है ये सारी चीजें रही जो मेरे फेवर में काम की और लिस्ट में मेरा नाम आया। तो ये था। बाकी आप लोग के कुछ डाउट्स हो तो बताइए। लाइक तो आपने तो आपकी कोचिंग 2023 में की थी? हाँ, अगस्त 2023 वाला बैच मैंने ज्वाइन किया था। तो आपको ये फर्स्ट है, यस सर। तो आपने 2 साल में क्या किया? एक्चुअली मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, पहला बार मेरा प्री हुआ, पहला बार मेंस हुआ, पहला बार इंटरव्यू हुआ। ये। और जब आपने प्री को अटेंड करते हैं, जो 2026 में इस बार दे रहे हैं, हाँ हाँ तो उस टाइम पे जो ये बीच के 3-4 महीने होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून मई तक, हाँ। 3 महीने जो अगले 3 महीने हैं, इसमें आपने एंथ्रो कैसे बैलेंस किया और उससे कैसे रेगुलर टच में रहे आप? एक्चुअली उस टाइम पे मेरा यूपी का प्री निकला हुआ था, तो मैं यूपी का मेंस तैयार कर रहा था।
तो उससे मुझे फायदा ये हुआ कि मेरे 4 जीएस के पेपर तो तैयार हो गए यूपी के चक्कर में। और एंथ्रो फिर मैं 5 जुलाई को फ्री हुआ था। उसके बाद से मैंने 30 दिन लगभग एंथ्रो ही पढ़ा। डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन मुझे याद करने ही करने हैं। मैं वो 20 क्वेश्चन पढ़ता था। अंतिम सर ने वो कंटेंट बना के वो देते हैं, कुछ मॉडल आंसर्स देते हैं, वो मैं पढ़ता था। सर के वैल्यू एडिशन आपको एक ग्रुप में ऐड करते हैं सर, तो उस पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर वाले वैल्यू एडिशन आते हैं। और केस स्टडी की एक बुकलेट सर निकालते हैं, तो वो मैं ले लिया था। उसमें से 5-10 केस स्टडी जो 3-4 टाइप के क्वेश्चन में यूज हो पाए, वो मैंने याद किए थे। कि मतलब केस स्टडी सेलेक्ट करने में थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई कि ये अलग अलग हेल्थ में भी डाल सकता हूँ, एजुकेशन में डाल सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट में डाल सकता हूँ, ऐसे। तो वो मैंने उस टाइम पे ऐड किया। तो वो 30-40 दिन मैंने डेडिकेटेड केवल एंथ्रो पढ़ा। फिर लास्ट में 5-10 दिन मैंने निकाला, फिर से पूरा जीएस रिवाइज किया और जाके फिर मेन एग्जाम लिखा। उसमें जीरो है तो बिल्कुल नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था ना। मैं यूपी का मेंस लिखना था मुझे, तो मैं जनवरी से लेके और जुलाई के शुरुआत में मेंस था मेरा। तो मैं पूरा जीएस पढ़ा उस टाइम पे, आंसर राइटिंग किया। और फिर वो जो विंडो मिली आंसर यूपी खत्म होने के बाद, तो मैंने उसमें एंथ्रो पढ़ा पूरे टाइम। लेकिन आपको ये नहीं करना, वो रिस्की काम था। वो बाई चांस में आ गया लिस्ट में। बट आपके पास टाइम है तो लाइक अभी मेरा जो पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैं खुद अभी लाइक मॉर्निंग में एंथ्रो ही पढ़ूंगा इस टाइम, पूरा अप्रैल और हाफ मई। उसके बाद बाकी टाइम प्री के पढ़ने हैं। मेरा ये है अभी करंट। लेकिन एंथ्रो पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है। मतलब नॉलेज होना अलग बात है, आर्टिकुलेट करके पेपर में सही आंसर लिख पाना जिसपे नंबर मिलेगा, वो अलग चीज है। तो वो जैसे एक एग्जांपल दूंगा। सर बीच बीच में कहते रहते हैं कि किसी भी ट्राइबल को, इंसान को, हमारे यूथ को आगे बढ़ाना है, क्या देना चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, जस्टिस डिलीवरी। ये 5-6 चीजें अगर हम किसी को दे दें, तो वो अपने आप को डेवलप कर लेगा। आज के इंडिया में यूथ को, ट्राइबल को, वुमेन को, किसी को भी अगर आगे बढ़ना है, तो यही 5 चीजें चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी आता था, स्किल डेवलपमेंट का, इंडिया को आगे ले जाने का, यूपी को कोई भी इंडस्ट्रियल हब बनाने का, तो ये 5 चीजें मैं डालता ही डालता था वे फॉरवर्ड में। एक एरो बनाता था, लिखता था ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन, ये 5 चीजें उसमें डाल के सीधे लिख देता था वे फॉरवर्ड। तो ये ऐसे मतलब थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। कन्वर्सेशन की जो पॉइंट्स होते हैं ना, लेक्चर्स में सर कुछ बोल रहे हैं, वो उस टाइम पे काम के नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आंसर राइटिंग वेटिंग कर रहे हो, तो लगेगा कि हाँ ये पॉइंट मैं वहां डाल सकता हूँ, यहाँ से इसको ले सकता हूँ। तो वो थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। आंसर राइटिंग करना इसलिए जरूरी है। आंसर राइटिंग करने पे समझ में आता है कि तुम्हारे नोट्स का कौन सा कंटेंट काम आएगा मेन एग्जाम में। मैंने सिमुलेशन में, लाइक यूपी में 4 दिन लगातार सुबह शाम पेपर होते हैं, वो मैंने 2 दिए थे। मतलब एंथ्रो के मैंने यहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट थे, वो मैंने 5-6 दिए थे और एक फुल लेंथ दिया था। यही था। आवाज आ रही? सोर्सेज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो अंतिम सर के मॉडल आंसर्स जो थे, और बाकी सर के वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन पुराने नहीं होने चाहिए, मैं ये मानता हूँ। वैल्यू एडिशन में जो करंट वाली चीजें हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी। तो मैंने करंट वाली चीजें डाली थी, रिसेंट बजट में क्या प्रोविजन है ट्राइबल्स का। और जैसे यूपी में ट्राइबल म्यूजियम पार्क बन रहा है, तो वो मैं मतलब ब्रैकेट एक छोटा सा बनाया बॉक्स, उसमें लिख देता था कोने में ट्राइबल वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे ऐसे करता था। तो वैल्यू एडिशन नेक्स्ट लेवल होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। वो सर के लेक्चर्स हो गए और सर के जो मॉडल नोट्स थे वो। जब अगस्त 23 में हाँ। तो उस समय जो क्लासेस चल रही थी, तो आपसे उस समय ही याद करना शुरू कर देते थे या फिर नहीं नहीं, एक्चुअली उस टाइम मैंने ऑनलाइन किया था, मैं जॉब कर रहा था कानपुर में भी। तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, तो पूरे मॉडल आंसर्स मेरे तैयार नहीं थे। तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ ऑफलाइन भी कर रहे थे, तो उनसे कुछ कंटेंट लेता था, सेम चीज फोटो कॉपी करा के मिक्स एंड मैच, थोड़ा मेरा पैची अप्रोच था। लेकिन अगर आपको मतलब अच्छी रैंक लानी है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो हॉलिस्टिक चलो, सारे टॉपिक पे कुछ बेसिक नोट्स होने ही चाहिए। तो वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप दोबारा से प्रिपेयर करने जाएंगे हाँ। या किसी को बताएंगे, तो हम्म। क्या एक आइडियल तरीका आप देंगे कि पहले सिंपल सिलेबस का हाँ हाँ। किस तरीके से? जीएस हो, एंथ्रो हो, कहीं का भी लेयरिंग में तैयारी होती है। पहले सिलेबस पॉइंट्स पे सारे तुम्हें एक पेज कंटेंट होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडिशन में करंट के वैल्यू एडिशन होने चाहिए, जो न्यूज में चल रहा है, या फिर सर प्रोवाइड करते हैं अपने ग्रुप में डेली, तुम लोग देखते होगे डेली मैसेज आता होगा। तो वो मतलब इनवैल्यूएबल वैल्यू एडिशन है, वो कहीं और नहीं मिलेगा तुम्हें। बाकी टेलीग्राम पे सर डालते हैं एडिटोरियल का एक कंपाइलेशन, देखा होगा ध्यान से।
तो उसमें कुछ सारे एडिटोरियल पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन कुछ सेलेक्टिव एडिटोरियल पढ़ लिया करो। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू हिंदू वाले जो अच्छे लगे, कुछ ट्राइबल्स वाले, तो वो सोसाइटी में हेल्प कर देंगे, एंथ्रो में हेल्प कर देंगे, एसए में हेल्प कर देंगे। और जो मेरा सीसेट का अप्रोच था, एडिटोरियल पढ़ के पहले केवल वो पैराग्राफ सॉल्व करना, बचे हुए टाइम में केवल एमसीक्यू सॉल्व करना। तो मेरा यही था, मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी इस बार सीसेट की। केवल मैं पहले मतलब 1 घंटे 40 मिनट में मैंने केवल पैराग्राफ सारे कर डाले, और उसके बाद बचे टाइम में क्वांट और मैथ वाले क्वेश्चन। तो वो बड़ा हेल्पफुल होता है, एडिटोरियल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। तो वो वैल्यू एडिशन के लिए न्यूज़पेपर या सर का जो अपडेटेड कंटेंट है वो ले आया करो, वो जरूरी है। तो सर आप करंट अफेयर्स के लिए सर का जो एडिटोरियल का एक कंपाइलेशन आता है हाँ। का वो देखते हो, न्यूज़पेपर भी देखते हो? हाँ, नहीं मतलब न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस खुद पढ़ लिया, बाकी सर सारे न्यूज़पेपर के कंपाइलेशन डालते हैं, तो उसको एक बार स्क्रॉल करके देख लिया क्या काम का है, डेटा वेटा उसमें बड़े मिल जाएंगे तुम्हें, ट्राइबल्स वाले अच्छे अच्छे, तो वो चीज़ देख लिया करो। हाँ, और न्यूज़पेपर एकदम मतलब ऑप्टिमम सोर्स है आपको इस तैयारी में अपडेट बने रहने के लिए। अगर मतलब आप देखोगे कि आपको वहां से ऐसे का भी कंटेंट मिलेगा, अच्छे कीवर्ड्स भी मिलेंगे, डेटा भी मिलेगा, करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन डालने के लिए भी सब कुछ वहीं से मिलेगा। तो आईआर में आजकल जियो पॉलिटिक्स में देख रहे हो, यूएसए ईरान और ये सब कुछ चल रहा है, तो कुछ भी जियो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है सीधे वही चीज डाल दो, तो वो न्यूज़पेपर से आता है ये। तो आपने अगस्त 2023 से कोचिंग की, तो आपने 24 वाला अटेम्प्ट 24 वाला मैंने दिया था, प्रीलिम्स नहीं हुआ था, प्रीलिम्स ही मैं वो गड़बड़ जाता था मेरा प्रीलिम्स। तो इस बार प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, हम मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा होगा। बाकी यार सही गाइडेंस इस मार्केट में बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। मल्टीपल सोर्सेस ना यूज करो, कुछ लिमिटेड चीजें पढ़ो, उनको रिप्लिकेट करने का, रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी डेवलप करो। आंसर राइटिंग प्री से पहले तैयार हो जानी चाहिए, ये होना चाहिए। अदरवाइज जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उस दिन तुम हार मान जाओगे कि मेरा मेंस नहीं हो रहा है। सर एग्जैक्टली मतलब आंसर राइटिंग के लिए इंक्लूडिंग जीएस आप कैसे प्रिपेयर करते हो, कब से शुरू किया आंसर मेरा फरवरी से शुरू हो गया था यूपी के लिए। राइटिंग? यूपी के लिए, सीएस के लिए भी यूपी के साथ ही शुरू किया था? वो तो कंटेंट सेम है ना, यूपी का सिलेबस सेम टू सेम है यूपीएससी का। तो लाइक मैं 2024 का पूछ रहा हूँ या 25 का, उस समय आपने आंसर राइटिंग का? नहीं, उस टाइम नहीं था मेरा, 25 वाले में फरवरी से मेरा शुरू हुआ मेन आंसर राइटिंग। 25 वो यूपी के लिए मैंने तैयार किया, सेम चीज मेरी काम आ गई यूपीएससी में। हाँ, तो अभी जैसे टाइम है, लाइक अभी 1 महीने तो 2 आंसर डेली बेसिस पे लिख सकते हो, एक एंथ्रो लिख लो, एक अपना जीएस का कुछ लिख लो। तो मतलब किसका फॉलो करा था आंसर अ, राइटिंग कोचिंग पे ऐसे आईएएस सब में एमके यादव सर है, मैंने उनका कोर्स लिया था, वो अच्छे हैं। ऐप से हाँ, प्रीलिम्स का? पूरा प्रीलिम्स। हाँ। और फिर उसके बाद आपको बात दूसरा हाँ, Excuse me, sir. नहीं नहीं, पीवाईक्यू का मेरे पास टाइम नहीं था, वो 40 दिन में मैंने बेसिक थियरी वैल्यू एडिशन, ये था मेरा। पीवाईक्यू अगर देखना रहे तो मतलब एक लिस्ट आती ही है, हर जगह मिलता है, उसको देख के ये देख सकते हो कि एवोल्यूशन क्वेश्चन का कैसे हो रहा है। इनिशियली 2021-22 तक भी तुम्हें एकदम हूबहू टॉपिक टॉपिक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है, लेकिन अब डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं, इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब अपना एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है। टॉपिक्स को पढ़ो और थोड़ा सा एनालाइज करो, तो वो काम आएगा। Online also, somebody was saying something. Sir, I was asking the same question about previous year questions. Ki what was your approach towards the questions? And suppose in 2025 paper, for example, some new question came like how anthropology links the science and humanity. These kind of questions in syllabus and previous year questions directly you will not get, but they will come as some new questions. So how did you deal with such type of questions, sir? जो टेस्ट एंड डिस्कशन सेशंस थे सर के, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन सर टैकल कराते हैं, इंटरलिंकेज वाले और कैसे कैसे हो सकता है, तो वो हेल्पफुल था मेरे लिए। मैंने टीएनडी का बेसिक नोट्स भी बना लिया था कि अगर कोई टॉपिक ये वाला आता है तो ये वाला कंटेंट डालना ही डालना है। तो वो चीज़ जो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आप आओगे, तो टेस्ट एंड डिस्कशन यहाँ फ्री में ज्वाइन करवाया था सर ने, तो वो बड़ा हेल्पफुल होगा। तो वो डेली बेसिस पे आप कुछ टेस्ट लिखोगे, उसके डिस्कशन पार्ट से ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। टेस्ट लिखना तो ठीक है। Sir, and did you use any toppers notes or any toppers copies, sir, in your preparation for anthropology? रेफरेंस के लिए मैंने लगमा मैम के देखे थे, बट उसका कंटेंट अब बहुत मतलब आउटडेटेड है, आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। वो सर वाले वैल्यू एडिशन काम आएंगे, वो पूरे मार्केट में यूनिक कंटेंट है, सर के वैल्यू एडिशन वो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। आपका करंट
अफेयर्स के लिए जीएस का क्या अप्रोच था? स्टैटिक सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर कर लो तो उसके बाद करंट अफेयर को मतलब उसके साथ सेग्रीगेट कर मतलब कि पहले करंट अफेयर्स पढ़ते थे कि स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट होता है उसको पहले प्रिपेयर किया? एक्चुअली इस पूरे प्रिपरेशन में जो स्टैटिक है वो किंग है। अगर आपको स्टैटिक नहीं तैयार है, करंट अफेयर तैयार करने का कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स में भी 60-70 क्वेश्चन आपके स्टैटिक ही आने हैं। उनको अगर आप सॉल्व कर लियो तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाओगे। तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि मैं 80% स्टैटिक पढ़ रहा हूँ, 10 से 20% जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो वहां से करंट का कोई हेडिंग मिला उसको निकाला, अपने डायरी में लिखा, एग्जाम से पहले मैंने उसको रिवाइज किया। ये काम था मेरा। नहीं, सब्जेक्ट वाइज नहीं, एक मतलब मिल गया सारा कंटेंट एक जगह पे है, उसको बस रिवाइज किया। 8-10 पेज मेरा हो गया था वो। न्यूज़पेपर ऐसे बस लाइन लिख लिया कि ये डेटा फैक्ट है, इसने इस पर अटैक किया है, इतने लोगों का लॉस हुआ है, तो ये चीज। नहीं, नो टॉपिक, मैं मेरा ऐसे रैंडम सा था। तो उससे ये होता है ना कि आप थोड़ा ब्रॉड सोचते हो। अगर आप किसी टॉपिक के अंडर में कोई एक करंट अफेयर डाल दोगे तो वो केवल वो टॉपिक आया तो आप लिखोगे। अदरवाइज आपका ब्रेन चल रहा होता है, आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हो, टॉपिक कुछ भी है आपको रिलेट करके वो कंटेंट डाल सकते हो। एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर डेली अगर नहीं डिटेल में पढ़ पा रहा हूँ तो स्क्रॉल तो करता हूँ। तो मैं मतलब आई थिंक 2024 वही जुलाई वगैरह के बाद से मैंने डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर देखा ही देखा है। एडिटोरियल नहीं पढ़ा है लेकिन पूरा न्यूज़पेपर मैंने स्क्रॉल किया है। तो आप हमेशा करंट अफेयर्स को अगर नोट्स में वगैरह में लिख लेते तो उसको हमेशा देखते रहते थे कि मतलब कि एग्जाम आने के कुछ मंथ पहले से उसको देखना चाहते? वो एक्चुअली जैसे कोलोजियम सिस्टम का मैं एग्जांपल दूंगा। लास्ट ईयर उसमें बड़े मतलब करंट अफेयर के न्यूज़ आए थे, गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, उधर से कुछ और आ रहा था। तो कोलोजियम मेरा जो नोट्स है मैंने वहाँ कोने पे लिख दिया है कि ये एक इशू हुआ है। अब कोलोजियम पढ़ रहा हूँ तो वो इशू मैंने कोने में करंट अफेयर वाला देख लिया। तो अगर कुछ आता है तो इंट्रो में मैं डाल देता था रिसेंटली ये इंसिडेंस हुआ। उसके बाद फिर कोलेजियम का एवोल्यूशन पूछा था, यूपी में, इवन यूपीएससी में भी शायद आया था। एडिटोरियल को तो आप नहीं कर सकते, एडिटोरियल में कुछ बड़े बड़े एडिटोरियल से आपके कीवर्ड्स मिलेंगे, एडिटोरियल से आपकी आइडियोलॉजी डेवलप होगी, आपको आर्ग्यूमेंट जनरेट करने का हेल्प मिलेगा। एडिटोरियल सबसे बेनिफिशियल था इंटरव्यू स्टेज पे। बाकी टाइम आपको डाटा, फैक्ट, फिगर और करंट अफेयर के कोई जो लाइंस हैं, हेडिंग्स हैं, वो काम आएंगे। एडिटोरियल में आप सेग्रीगेट करके नहीं नहीं, इतना ये बहुत बल्कि हो जाएगा। एडिटोरियल रोज आ रहे हैं, रोज 4-5 आ रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। उसको पढ़ो, उसमें से कुछ कीवर्ड मिला उसे रख लिया। जैसे लाइक पॉलिसी कनंड्रम एक अच्छा कीवर्ड हो गया, तो वो चीजें मैं करता था ऐसे। आपने मतलब स्टैटिक स्टैटिक तो लाइक मार्केट में सारे नोट्स हैं, कोई भी उठाओ, लेकिन सिलेबस वाइज हर टॉपिक पे तुम्हारे पास एक पेज कंटेंट होना ही चाहिए। मेरा यही स्टडी था, पूरे सिलेबस पे हर टॉपिक पे मेरा नोट्स है। आंसर राइटिंग वगैरह जो जीएस के लिए होती है उसके लिए आपने टीचर का कितना यूजफुल रहता है? जैसे पैसा का बहुत हाँ हाँ, डिस्कशन पार्ट बहुत ही यूजफुल है। तो जीएस में मतलब प्रोफेसर वगैरह का यूज रहता है से मतलब एप्रोप्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, क्या बोला आपने? मतलब कि जीएस का अगर किसी मेंस का आंसर आज को लिख रहे हैं तो जैसे बैंकों में मतलब पैसे का बहुत उपयोग आता है, यूजफुल रहता है। हाँ हाँ गाइडेंस गाइडेंस मिलता है तो आंसर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेकिन जीएस का आंसर करते करते मतलब कि प्रोफेसर लोग का कितना यूजफुलनेस रहता है? देखो, सही गाइडेंस तो हर लेवल पे जरूरी है, ठीक है। मैंने आईएएस सब में किया था, तो कोई भी कोचिंग का मैंने देखा, जो प्रोफार्मा है वो क्या करते हैं, कुछ सेक्शनल टेस्ट कराएंगे, कुछ फुल लेंथ कराएंगे। सेक्शनल में तुम्हारे सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स पे वो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर फुल लेंथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जरूरी ये है कि एकदम हॉलिस्टिकली कवर किया जाए। कोई भी टेस्ट सीरीज लो, उसको पूरा फॉलो करो। ये नहीं कि 2-4 टेस्ट लगाया उसको बीच में छोड़ दिया, उससे आउटपुट नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो रिव्यू होता है वो जरूरी है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। वो चीज प्रोफेसर का वहाँ रोल आएगा, टीचर का वहाँ रोल आएगा। तो ये है। ऐसा बोला जाता है कि पेट रिसर्च करने से अगर मतलब पेट सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। हम्म आपको ये डिस्ट्रैक्शन को आपने कैसे बैलेंस जो जीएस के सिलेबस है सेम है, और फिर यूपी का जो एग्जाम्पल है वो मैं केस स्टडी के पॉइंट के तौर पे डाल देता था यूपीएससी में जब लिखता था। और एग्जाम्पल तो कहीं के हो कहीं के हो, वो अल्टीमेटली इंडिया का एग्जाम्पल है ना। तो वो मुझे मतलब मेरे लिए तो हेल्पफुल था, मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं, इवन वो मतलब सप्लीमेंट हुआ। तो वो मेरे लिए फायदेमंद था कि मैं फरवरी से ही मेरा पूरा जीएस तैयार होना शुरू हो गया था।
Sir, congratulations. थैंक यू। Sir, sir, I wanted to ask, like, when you're preparing for GS, so, like, how do you see the content which you're preparing that you're going to like right direction and the resources which you're using? Even though we have some sources, like these are the basic sources we have to follow, but how do you get that content reached? And what is the thing we complete it? And how do you get to know like what we done that was in the right direction? देखो, टॉपिक कोई भी हो, तुम्हें उसके बारे में एक बेसिक क्या एवोल्यूशन रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, वो जानना है। उसके 2-4 डाटा, फैक्ट, फिगर, एग्जांपल जानने हैं। चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, इतना जानना है। ठीक है। इसके बाद फिर आता है कि जो टॉपिक है उसके पीवाईक्यू एक बार देख लिए तुमने कि इस पे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, वो तुम्हारे कंटेंट से एड्रेस हो रहा है कि नहीं। बस यही इतना मेरा अप्रोच था। चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है इसमें, एकदम बेसिक फॉलो करना है, उससे काम बन जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा। हाँ बिल्कुल, नाम बताओ। Sir, my question is that what was your approach while solving applied questions? Like nowadays, UPSC is asking more application-based questions. They are not asking direct questions. So how to solve those questions? इसमें दो चीज़ें हैं कि आपको उस टॉपिक का बेसिक कंटेंट आना ही चाहिए एप्लीकेशन वाले का। तो उस कंटेंट को आप पीवाईक्यू पे कुछ बार अप्लाई करोगे, और सेम चीज़ जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपका दिमाग काम कर जाएगा कि इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो पहले आप बेसिक कंटेंट तैयार करके रखे रहो और फिर उसको पीवाईक्यू पे अप्लाई करके देख लो। ये मेरा अप्रोच था। Okay, sir. Thank you. हेलो हाँ, सर, बोलो। देव सर। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी इकोनॉमिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी? सॉरी, इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, और जितना डाटा डाल पाओ उतना डाटा डालो, और अपडेटेड डाटा, क्योंकि मार्केट में चीज़ें बहुत पुरानी चल रही हैं। बहुत कम लोग जान रहे होंगे कि आज के टाइम पे इंडिया राइस प्रोडक्शन में टॉप कर रहा है, और आज के टाइम पे हमने हिस्टोरिकली फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रखा है 359 मिलियन मीट्रिक टन, और ऐसे ही हमारा 369 मिलियन मीट्रिक टन समथिंग हॉर्टिकल्चर में हम टॉप कर रहे हैं। तो अपडेटेड डाटा जितना डाल पाओ, साथ में एक बेसिक लेवल का आर्ग्यूमेंट लिख दो और कुछ कीवर्ड्स डाल दो। और वो जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, डेटा, इन सब में देखा होगा ग्राफ चार्ट बने हुए ऑलरेडी आते हैं, उनको आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा मैटर करेगा। सर, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपने क्या फॉलो किया था? मैंने तो वही अपना जो आंसर राइटिंग का क्लास कर रखा था QEP, उसी में बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से भी पढ़ रखे हैं प्रीलिम्स वाले, वहाँ से वैल्यू एडिशन होता चला गया। यही था। ओके सर, आपको पेपर कंप्लीट करने में इशू आया था या फिर आप सारे क्वेश्चन कर पाए थे? और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था आपने, क्योंकि आपने थोड़े कम टेस्ट दिए थे ना जितना रिकमेंडेड है उससे। तो एक्चुअली जो GS वाला अप्रोच था मेरा कि पहले मेरे पेपर सही में नहीं पूरे हो रहे थे, फुल लेंथ वाले 1-2 क्वेश्चन छूट रहे थे। फिर एक दिन मैं कसम खा के गया कि आज मुझे पेपर पूरा करना, वैल्यू एडिशन कम करना है। तो उस दिन मेरा पेपर पूरा हुआ, और उसके बाद मैंने क्या किया कि अब धीरे धीरे वैल्यू एडिशन डालना शुरू किया। तो पेपर पूरा करने के बाद मैंने वैल्यू एडिशन डालना शुरू किया, क्योंकि उसमें टाइम लगता है कि कहाँ पे कौन सा चार्ट डालना है, डेटा डालना है, एग्जाम्पल डालना है। तो ये मेरा अप्रोच था कि सारे क्वेश्चन का मेन डिमांड एड्रेस किया शुरू में, और बाद में वैल्यू एडिशन याद होते हुए चलता चला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जब मेमोराइज होता है ना, तो तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू एडिशन भी आना शुरू हो जाएगा। तो वो मैंने किया था। और जैसे अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 3 पेज 15 मार्कर है और आपको कंटेंट 1.5 पेज का आता है, तो आप उसको पूरा भरने के लिए चाहते थे कि कुछ फॉर्डर डालना है, या फिर जितना आता था पॉइंट पे, जितना क्वेश्चन की डिमांड है उतना किया और फिर छोड़ दिया? देखो, कोई भी क्वेश्चन 15 नंबर में अगर आता है तो उसमें 3-4 डायमेंशन पूछ रहे होंगे, मिनिमम 2 डायमेंशन तो होते ही हैं। तो एक तुम इंट्रो डालोगे, उसके बाद कुछ छोटा सा माइक्रो डायग्राम डालोगे, फिर मेन क्वेश्चन जो पूछा है वो लिखोगे, फिर उसका दूसरा डायमेंशन लिखोगे। इतने में 2 पेज 2.5 पेज भर जाता है। नेक्स्ट तुम गवर्नमेंट स्कीम डाल सकते हो, वे फॉरवर्ड डाल सकते हो, एक अच्छा सा कुछ और सोल्यूशन, फार्मूला, चार्ट, ग्राफ डाल सकते हो, एक कंक्लूजन लिख सकते हो। तो पेजेस वाइज मतलब 15 पेज नंबर में अगर 3 पेज है तो वो मैंने पूरा भरा है। ये मेरा अप्रोच था। लाइक 1-2 क्वेश्चन अगर तुम बहुत अच्छा लिखोगे और 3-4 क्वेश्चन तुम छोड़ भी आ गए, तो उसका ड्रॉबैक क्या है? अच्छा लिखा तो तुमने मान लो 10 नंबर का है तो 5 की जगह 6 मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो जो मान लो 12 नंबर वाला क्वेश्चन, 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें 3 नंबर तो देगा बंदा। यहाँ पे तुम 1 नंबर बढ़ा रहे थे, वहां पे तुम्हें 3 नंबर बढ़ रहे हैं।
काम के कंटेंट बेसिक लेवल का ज्ञान देने से। तो मेरा अप्रोच ये था कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, कुछ क्वेश्चन एवरेज जाएंगे, और जब पेपर मिलता है 15-20 क्वेश्चन का पेपर है, तो उसमें मतलब 15 क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आ रहा होगा अगर तुमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है। 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, कुछ भी उसमें भरना होता है, तो मैं उसे छोड़ता चला जाता था शुरू से ही। और लास्ट में जब तुम 3 घंटे लिख लेते हो, 2.5 घंटे, 2 घंटे 20 मिनट, तो ऐसा लगता है कि दिमाग गर्म हो रखा है, तुम्हारे पास सारे कंटेंट रिकॉल हो रहे होते हैं, तो वो बचे हुए 5 क्वेश्चन में भी कुछ वैल्यू एडेड कंटेंट याद आ जाता है लास्ट में। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं उनको लास्ट में अटेम्प्ट करता था, तो वो क्वेश्चन बाद में मैं देखता भी था जब लिखने के बाद, तो ऐसे नहीं लगता था कि ये क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा है। देखने में प्रेजेंटेशन वाइज सेम स्ट्रक्चरिंग की, हाँ पहले इंट्रो डाला है, कुछ हेडिंग डाली है, 1-2 फोटो डाल दिया है, कंक्लूजन डाल दिया है, तो वो मतलब सामने वाला बंदा जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन इनको शुरू में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो वो मैं लास्ट में करता था ऐसे। एक चीज मैं और जोड़ देता हूँ, जीएस में लोग जो हैं वो 100 नंबर आए तो बड़े खुश हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपने क्वेश्चन देखा, अच्छा ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, चलो कर दिया। आप ये नहीं सोचते कि क्या इकोनॉमी से भी रिलेट हो रहा है कि नहीं, क्या वो ज्योग्राफी से भी रिलेट हो रहा है कि नहीं। ये इंटर रिलेशन जो हैं एक क्वेश्चन में होलिस्टिकली अप्रोच करना, ये मिस होता जा रहा है। हाँ। जीएस में 120-25 क्वेश्चन लाना पेपर 1, 2, 3 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सोच जो है वो आपकी इंटीग्रेटेड होलिस्टिक होनी चाहिए। हाँ, इसमें सर मैं एक डाटा ऐड करना चाहूँगा, जैसे लाइक 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वर्ल्ड वाइड 8% सेक्सुअल और ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते हैं। अब क्लाइमेट चेंज का कोरिलेशन सोसाइटी से हो रहा है, ठीक है। इस तरीके के यूनिक फैक्ट मुझे न्यूज़पेपर से मिले थे। तो ऐसी चीज़ें मतलब सर भी कहते थे कि क्यों हमारे ऑप्शनल में 150 नंबर आते हैं लेकिन जीएस में नहीं आते हैं। नंबर उतना है, क्वेश्चन उतने हैं, मटेरियल उतना ही लिखता है आदमी। सर कहते थे कुछ चीज़ें आप शुरू में बेसिक से एक्सप्लेन करो, तो मैंने जीएस में वो काम किया कि हाँ कुछ की डिफिनेशन भी डाल दिए हैं और कुछ को मैंने सीधे कोट से भी शुरू किया है। तो मतलब सर का कुछ इनसाइट जो है ना वो बड़ा हेल्पफुल था मेरे लिए। सर आपका फोकस पेज फिलअप पर रहता था कि मतलब किसी के होते हैं कि जैसे कि जीएस के आंसर में 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स तक, किसी के हाफ 1 ही पेज में उतने वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप तो वे 3 पेज कैसे लिख पाएगा अगर जिसके आ जाते हैं 1.5? नहीं, ये देखो पूरा स्मार्टनेस का गेम है, पूरी कॉपी भरना। आपको पता होना चाहिए कि आपके एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं। मेरे 4 से 5 आते हैं, ठीक है। मैं 12 से 15 लाइनें लिखता हूँ, बीच में 1-2 डाटा फैक्ट फिगर डालता हूँ, वो चार्ट बनाने में कुछ वर्ड्स में खा लेता हूँ, फिर वो स्पेस में आगे यूटिलाइज करता हूँ। तो और कीवर्ड्स जब यूज करोगे तो तुम्हें बड़े आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखने हैं। कीवर्ड्स सीधे डाला पॉलिसी पैरालिसिस, तो समझ में आ गया सामने वाले को ये क्या कहना चाह रहा है। पॉलिसी पैरालिसिस हुई, उसके बाद लिख दो कि सीधे कोई एग्जांपल जो तुम्हें याद आया हो कि क्लियरेंस में इंडिया में 38 दिन लग जाते हैं एक पार्टिकुलर बिजनेस सेटअप में। तो ये होता था मेरा अप्रोच। तो आपका फोकस रहता था वर्ड लिमिट की तरफ? सॉरी, वर्ड लिमिट की तरफ आपका फोकस रहता था? हाँ, मेरे मतलब वर्ड लिमिट और मेरा पर पेज कितना वर्ड आ रहा है ये शुरू में लिख के तुम चेक करोगे, ऐसा तो है नहीं पहले दिन से एकदम परफेक्ट अगर आंसर आएंगे। 150 वर्ड्स का रहता तो आपका अप्रोक्स कितना वर्ड्स तक जाता था? मेरा 150 में 170 तक मैक्स गया है। वो क्या होता है ना कि लाइक 12-15 लाइन लिखोगे, एक लाइन में 5 वर्ड्स आएंगे, तो अल्टीमेटली वो मैथमेटिकली वो सेट हो जाता है उस वर्ड लिमिट के आसपास ही। थैंक यू सर। हाँ, और इसमें थोड़ा गेम ऐसे है ना कि कुछ सॉलिड इतना आर्ग्यूमेंट दो तुम कि उनका दिमाग वर्ड लिमिट पे ना जाए, ठीक है। तुम इतना अच्छा आंसर लिखो, कुछ कंटेंट ऐसा प्रेजेंट करो कि उनको गिनना ना पड़े वर्ड की हाँ ये बंदा बहुत ज्यादा लिख रहा है, उनको लगे कि हाँ आंसर में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, उधर उनका अटेंशन लेके जाओ। इस पे मेन काम करो। वर्ड लिमिट पर लाइन वाला एक अपना देख लो कितने वर्ड्स आ रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर लो। यस सर। एंथ्रो पेपर 1 में क्वेश्चन आ रखा था पुरूम सिस्टम, यस सर। डेविड बेकर के ऊपर आया था और आया था मल्टी साइडेड इथनोग्राफी। यस सर। तो ये सब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया आपने? सर अब जैसे लाइक किनशिप टू द मनी टू द वेस्ट, किनशिप टू द रेस्ट, तो ये मैंने पहले डाला, यहाँ पे थोड़ा मतलब एक मसालेदार कंटेंट डाला, फिर किनशिप की डिफिनीशन मैंने फिर थोड़ी सी डाल दी और स्कॉलर का नाम डाल दिया, फिर पुरम किनशिप थोड़ा सा जो आइडिया लग रहा था वो मैंने डाला, कुछ चैलेंजेस या करंट चेंजेस क्या आ रहे हैं वो डाल दिया, उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड कंक्लूजन वाइज डाल दिया। तो ऐसे मेरा सर अप्रोच था। जो क्वेश्चन बिल्कुल ही ब्लैंक था उसको मैंने थोड़ा ये अलग अलग कंटेंट मतलब पैच करके ऐसे किया था सर। यस सर। एंथ्रो पेपर में आपकी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी थी क्या कि आपको प्रेफरेंस थी कि आपको आर्कियोलॉजी ज्यादा अटेम्प्ट करनी है या फिर बायोलॉजी वाला जो
बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ये ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, ऐसा आप कुछ पहले एग्जाम से पहले सोच के गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वहां पे जब पेपर पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा इस सेक्शन में केवल 2 आ रहे हैं, अगले वाले में भी 2 आ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अब उसमें देखना पड़ता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तुमने कौन सा सेक्शन अच्छे से तैयार किया है, उसमें के कौन से क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन कोई कंप्रोमाइज हो रहा है तो उसमें कहाँ कहाँ से कंटेंट डाल लोगे, तो पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये सेक्शन हमें टच करना है। तो मैं ऐसे किया था। वो मतलब थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा कि मतलब रेगुलर पेपर वगैरह देख लोगे, पीवाईक्यू देख लोगे, कंटेंट अपना, लेकिन वो है कि हर सिलेबस से एक पॉइंट तैयार होना चाहिए, एक पेज, तो वहाँ से हेल्प मिलती है। और एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर अज्यूम करते हैं किसी ने अभी तक एक भी हाफ लेंथ या फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया और वो 26 अटेम्प्ट में प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको क्या रिकमेंड करोगे आप? वो प्रीलिम्स, बेस्ट केस अज्यूम करते हैं उसका हो गया प्रीलिम्स, तो वो कैसे उसको अगले 3 महीने में एंथ्रोपोलॉजी को मैक्सिमाइज करना है, आंसर राइटिंग और कंटेंट को बैलेंस करके? बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस वैल्यू एडिशन। नहीं, बेसिक क्वेश्चंस नोट्स वो रेडी हैं, पर हाँ, एक भी हाँ। फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया या हाँ फिर तो वो बहुत टाइम, knowledge वो नहीं- अगर आपके पास कंटेंट रेडी है, आपने उसको एक बार भी मेमोराइज कर रखा है, तो नेक्स्ट खाली आपको आंसर ही तो लिखना है जाके। तो आपके पास 70 से 80 दिन है, उसमें से आप 50 दिन में डेली बेसिस पे आंसर लिख लिए हो, 10-10 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन भी लिख लिए हो, तो आप प्रो लेवल पे लिखोगे, ये जान लो। मैं उसके लिए मैं छोटी सी चीज़ जोड़ दूं, अगर आपने आंसर्स लिखे हुए हैं तो 3 चीज़ें जिन पे एम्फेसिस करके आप रख दीजिए, थिंकर्स, ट्राइबल्स, और वो जो 5 टॉपिक जो हम कहते हैं, फॉसिल, प्राइमेट, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी। बाकी चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी, पर इतना भी नहीं किया हुआ तो फिर ड्रॉप कर देना चाहिए, प्रीलिम्स अगले साल देना चाहिए। और ऐसे के लिए आपने प्री से पहले कितने ऐसे लिखे थे या फिर सीधा प्री और मेंस के बीच मैंने में 2 ऐसे हो गए? एसेज पहले यूपीएससी के लिखे, बाकी यूपी के लिख रखे थे ज़्यादा ही, उसमें 8-10 ऐसे लिखे थे मैंने। हाँ। जी भरत सर। एक क्वेश्चन और भी है कि पीवाईक्यू को लेकर के, तो जैसे कि प्रीलिम्स में जो है सब लोग पीवाईक्यू करते हैं, जीएस में इसमें थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जब ऑप्शनल की बारी आती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इधर नॉट डूइंग पीवाईक्यू या फिर थोड़ा बहुत पिछले 1-2 साल का देखते हैं। तो आपने पीवाईक्यू कितना किया था और कितने ईयर्स तक का किया था, और सिर्फ उसके आंसर्स पढ़े थे या फिर उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करी थी आपने? सर मेरे पास जो टाइम था वो बड़ा लिमिटेड सा था, तो मैंने पीवाईक्यू लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने उनका एवोल्यूशन वो 1990 से लेके अभी तक क्या हुआ, एक पीडीएफ आती है, मिल जाती है, तो उसमें मैंने देखा था कि पहले बहुत स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे थे, डायरेक्ट टू मतलब टॉपिक को उठाया पूछ लिया, लेकिन अभी लिंकेज वाले आ रहे थे। तो मैं जो थियरी पढ़ा हूँ, शाम को थोड़ा सा उसको पीवाईक्यू पे डाल के देखता था कि कुछ तो लिख पा रहा हूँ, कुछ सोच पा रहा हूँ उसके आसपास की नहीं, तो वो थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट में ज़्यादा काम करना शुरू किया था, क्योंकि मेरा मेंस तैयार था, आंसर राइटिंग कर रखी थी यूपी के लिए, वहाँ पे भी दे के आ गया था, टाइमिंग का कोई इशू नहीं था। तो मेरा अप्रोच यही था कि थियरी पढ़ो, पीवाईक्यू को देखो, एनालाइज करो क्या इसमें डाल सकते हैं वो चीज़ें, बाकी वैल्यू एडिशन रट्टा मारता था, यही था। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, मेंस में मेमोराइजेशन बहुत मतलब एकदम गेम चेंजर है। आपके पास ज़्यादा डेटा, एग्जांपल, केस स्टडीज ये हैं, तो आप अच्छा आंसर लिखोगे, औरों से अलग लिखोगे। 0.5 नंबर भी आधा आया तो 10 नंबर एक पेपर में ज़्यादा आएंगे, ओवरऑल 10 नंबर में मतलब मुझे लगता है 100 रैंक का ऊपर नीचे हो जाएगा फाइनल उसमें, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। याद करने की थोड़ी हैबिट डालो, क्योंकि वो मतलब एनालिसिस वाला पार्ट केवल ना प्री में रह गया है ना मेंस में रह गया है, चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो उतने कम टाइम में रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। हर कोई स्मार्ट होगा, लोगों के पास नॉलेज होगा, बात अलग है, लेकिन कम टाइम में सेम कंटेंट रिप्रोड्यूस कर पाना और अच्छे तरीके से कर पाना, सबसे बड़ा चैलेंज इस एग्जाम में ये है। तो याद करना शुरू कर लो। Congrats, Suraj sir. And first of all, I would like to ask, आपने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का बोला है ये एंथ्रो में, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ज़्यादा स्कोरिंग है और कुछ ज़्यादा, जैसे फिजिकल इट्स जनरली कंसिडर्ड मोर स्कोरिंग, आर्कियोलॉजिकल, तो अभी कैन यू टेल विच वन आर कंपैरेटिवली मोर स्कोरिंग एंड वन? एंड सेकेंड, you also said that right now in the morning you will be studying anthropology and then the prelims, तो आप कैसे वो मैनेज कैसे करेंगे, तो वो दोनों बता सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा पहले। जैसे मेरा मेंस के लिए सारा कंटेंट तैयार है, मैक्सिमम चीज़ें याद हैं, तो मुझे केवल रिवाइज करना है, कुछ मॉक दे देना है, तो उसके लिए 3-4 घंटे 5 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन मुझे लगा कि मैं इस बार थोड़ा एंथ्रो में बैकफुट पे रहा हूँ इस पेपर में इस साल, तो इसलिए मैं वैल्यू एडिशन करूँगा, फिर से थोड़ा सा और डीप जाऊँगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को और पॉलिश करूँगा, ये रहेगा। तो मेरा अप्रोच तो ये है फिलहाल उसको लेके, क्योंकि मेरा स्टैटिक पूरा तैयार है,
तो प्रीलिम्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कुछ करंट अफेयर के कंटेंट उसमें मैं याद कर लूंगा एक्स्ट्रा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो एंथ्रोपोलॉजी में कौन सी सब्जेक्ट्स ज़्यादा स्कोरिंग है कंपैरेटिवली, जैसे फिजिकल आर्कियोलॉजिकल है कंपेयर टू सोशल, ऐसे ऐसे पूछ रहा हूँ, अभी कुछ चेंज हुआ है वो पूछ रहा हूँ। देखो थियरी से डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थियरीज बहुत काम आएंगी। मतलब पूरे एंथ्रोपोलॉजी में अगर स्मार्टली थियरी पढ़ रखा है तो वो कोरिलेट करके कुछ कुछ कंटेंट, फॉर्डर कंटेंट वैल्यू एडिशन के तौर पे डाल सकते हो कि मॉर्गन ने ये बोला, फ्रेजर ने ये बोला, उन्होंने ये ऐसा किया, तो वो बड़ा कोरिलेशन बड़ा अच्छा आता है। फिर मैंने लाइक सोशियो कल्चरल के कुछ स्कॉलर्स हैं तो उनका कम से कम नाम तो याद करके रखो कि लाइक कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो इनके अनुसार कर देना लास्ट मोमेंट, नहीं तो बाकी तो उनका जो कंटेंट था वो मतलब स्कॉलर के साथ उन्होंने क्या कहा वो याद हो तो सबसे बढ़िया है। लेकिन ये पता है कि सोशियो कल्चरल में ये स्कॉलर हैं तो इनके हिसाब से मैरिज ये होना चाहिए या फिर ऐसा है वैसा है, तो वो भी थोड़ा काम आता था। बाकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मैंने जो आर्कियोलॉजी जैसे सर ने बोला तो वो सब मैंने मेन कंटेंट उसका ज़्यादा अच्छे से तैयार किया था। बाकी जो कंटेंट है उसके बारे में मैंने बेसिक आइडिया याद करके रखा था कि अगर आएगा तो इसके बारे में इतना तो लिख के आना है, बाकी जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वो बाद में एड्रेस की जाएगी। लेकिन बेसिक सारी मतलब सिलेबस मैंने कवर कर लिए थे। एक्चुअली सारा सिलेबस कवर करने का एक फ़ायदा ये होता है आपके अंदर कोरिलेशन वाली कैपेबिलिटी आती है। अगर आप पैची मतलब एक टॉपिक से ये पढ़ लिया, इधर से ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तो वो कोरिलेट नहीं होता है। लेकिन अगर चीज़ें पढ़ रखे हो शुरू थ्योरी से लेके लास्ट तक ट्राइबल्स तक, तो सारी चीज़ें आपस में मिक्स एंड मैच है, तो वो बड़ा बढ़िया काम आता है। तो वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच देता है। तो मैं कहूँगा अभी के लिए तो सब कुछ ही कवर कर लो, बाकी वो जब उधर प्रीलिम्स आता है, प्रीलिम्स के बाद तो देख लो कि PYQ लास्ट ईयर में जस्ट क्या क्वेश्चन आए थे, तो उनको नहीं पढ़ के जाना डायरेक्टली। बाकी और क्या चल रहा है, किलादी जैसे किलादी वाला चल रहा था न्यूज़ में, मैंने उसको याद कर लिया था। कुछ आर्कियोलॉजी वाला था आया था तो उसको मैंने बॉक्स बना के बस डाल दिया उसको कोने में, किलादी में ये मिला है, कुछ कुछ ये एविडेंसेस है, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी है, तो ऐसे वो काम आ गया था। तो मतलब करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिक्स करके अभी पढ़ लो, बाद में वो क्या छोड़ना है, क्या मेन रट्टा मार के जाना है एग्जाम से जस्ट पहले, वो प्री के बाद डिसाइड होता है। वो टेस्ट एंड डिस्कशन में उसकी इंसाइट मिल गई थी मुझे कि हाँ लूसी वगैरह तैयार कर लेना है, कुछ 25 साल 50 साल पूरे हो रहते हैं, ये सारी चीज़ें। और प्रीलिम्स के लिए क्योंकि अभी लेस देन 90 डेज है तो उसमें बस 70 आपने बोला स्टैटिक वो स्ट्रांग है, अगर नोट्स तैयार है तो वो ठीक है। हाँ मतलब नोट्स तो बार बार रिवाइज ही करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे फैक्चुअल तो आते नहीं है। 10-15 क्वेश्चन आएंगे फैक्चुअल, बाकी में आपको 2 से 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट मिलने ही मिलने हैं। तो वो बेसिकली पूरा जो कॉन्सेप्ट है किसी भी टॉपिक के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो वो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी अभी से ही। तो वो डिटेल मतलब आप पूरा टॉपिक को हॉलिस्टिकली पढ़ो, स्टैटिक इसी में काम आएगा। वो रट्टा मार के याद करके जैसे भी कर पाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अप्लाई करने की कोशिश करो, ये सब। थैंक यू। बस अब मैं सर को बोलूं आपसे सवाल पूछिए, आप लोग जवाब दो। अच्छा, MA से आधे से ज्यादा लोग 27 में दे रहे हैं। यस सर। तो उनका आपसे ओरिएंटेशन तब तक क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सर मेंस का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। कब तक? मेंस मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म कर लो अच्छे से, आंसर राइटिंग के साथ, कॉन्फिडेंस आ जाए, एक आध फुल लेंथ पूरा हो चुका हो कि हाँ ठीक है टाइम में लगभग पूरा हो रहा है, वर्ड लिमिट नहीं क्रॉस हो रही है, काम का वैल्यू एडिशन है। एक्चुअली जैसे मैंने फूड ग्रेन का डेटा बोला, मुझे पुराना डेटा याद है तो मैं नए डेटा को अपडेट करना मेरे लिए आसान है, ठीक है। तो अगर अभी इस साल का बजट वगैरह तैयार किए रहोगे तो अगले बजट में वो चीज़ क्या अपडेट हुई है वो आसानी से याद होती है। लेकिन अगले साल फरवरी मार्च में रटने जाओगे डेटा तो प्रीलिम्स का अलग से प्रेशर रहेगा, मेंस अलग से चल रहा होगा, तो वो नहीं याद होगा। तो ये मेंस का काम अभी कर लो। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा ऑप्शनल दे सकते हैं, उसमें सर का थोड़ा सा प्रोग्राम रहता भी है कुछ ना कुछ, तो वो कर लेना। उसके बाद जनवरी के बाद फुल फ्लेश्ड एकदम इस पे जाओ, 2-4 घंटे कुछ मेंस का कंटेंट पढ़ लो, तो ये कर लेना। मैं तो यही कहूँगा अभी, बाकी तो सर यहीं गाइड करने के लिए गाइडेंस लेना मतलब मेरे लिए तो काम आया। मैं ऐसे ही अटेम्प्ट दे देता था घूम टहल के, रैंडमली कभी भी आया, प्रीलिम्स आ गया, 2 महीना पढ़ लिया, आके दे दिया। लेकिन जब गाइडेंस के अंडर में मैंने काम किया तो एक सिस्टमेटिक तरीका आता गया, यहाँ इतनी चीज़ें मुझे टारगेट मिलते थे वो मैं करता गया, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल था। बाकी हर किसी की अपनी यूनिक जर्नी होती है, लेकिन मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सही गाइडेंस मिल जाए तो वो अपने आप में सही है। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा
बंदा जो है सारी खिचड़ी बना दी अपनी तैयारी की, बट एक चीज थी कि जो पढ़ा वो याद था। एक ही मंत्र होता है तैयारी का कि जो भी पढ़ो याद रखो, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मेरे को आता है। हालांकि यूपी देने की कोई जरूरत ही नहीं, पर ठीक है, अब यूपी वाले हैं तो दे देते हैं, है ना। सो एक जो शुरुआत में फॉर्मेलिटी करनी चाहिए थी वो अब कर रहे हैं हम आखिर में। ये 1960 का 16 का 1 रुपी कॉइन है, 109 ईयर्स ओल्ड। हाँ, और नेक्स्ट टाइम होप करते हैं कि इनको हम शिव जी की स्टैचू भी देंगे और फिर साथ में चेक भी देंगे। ठीक है, बेस्ट विशेष करो सर को, सर आपको इनको बेस्ट विशेष करो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करते रहो, सही गाइडेंस में रहो। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम लोग 15 मिनट क्लास 15 मिनट में शुरू करें, ठीक है।